सिर्फ एक हड्डी से, मतलब लिटरली एक बॉन से आपकी एग्जैक्ट हाइट का पता लगाया जा सकता है इवन आफ्टर डेथ। और यही नहीं, हिस्ट्री के सबसे पावरफुल डिक्टेटर्स में से एक हिटलर को उसके दांतों के रिकॉर्ड से आइडेंटिफाई किया गया था। हाँ, जब उसकी बॉडी ऑलमोस्ट पूरी जल चुकी थी। इंटरेस्टिंग है ना, कैसे साइंस इन छोटे छोटे क्लू से बड़ी बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करती है। बिल्कुल। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और डीप नॉलेज पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, लाइक का बटन दबा दो। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आप कोई भी एडवेंचर मिस ना करो। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में एक सफर पर चलेंगे। बेसिकली हम इंसानों की स्टडी को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। बिल्कुल। हमारा सफर शुरू होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से, जहां हम देखेंगे कि क्राइम सीन्स पर क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा जाता है। फिर हम चलेंगे काइन एंथ्रोपोमेट्री की तरफ। यानी स्पोर्ट्स की साइंस, जहां हम समझेंगे कि एक परफेक्ट एथलीट कैसे बनता है। उसके बाद हम न्यूट्रिशन एंड मैल न्यूट्रिशन पर फोकस करेंगे, आखिर बॉडी को सही फ्यूल देना कितना जरूरी है। और एंड में हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे और ट्राइब्स के ट्रेडिशनल हीलिंग सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। तो तैयार हो जाओ दोस्त, चैप्टर 05 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला सेक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग। तो ये सेक्शन इस बारे में है कि हम जिंदा इंसानों को, स्पेशली क्रिमिनल्स को, उनके यूनिक फिजिकल ट्रेट से कैसे पहचानते हैं। राइट। और इसका सबसे बड़ा टूल है डर्मेटोग्राफिक्स, यानी फिंगरप्रिंट्स की स्टडी। ग्लास पर आए फिंगरप्रिंट्स को रिवील कर रहा है। राइट। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो अगर कोई क्रिमिनल ग्लव्स पहनना भूल जाए तो वो ऑलमोस्ट हमेशा एक प्रिंट पीछे छोड़ ही जाता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज। अच्छा, पर ये प्रिंट्स भी तो अलग अलग टाइप के होते होंगे। हाँ, 3 मेन टाइप्स हैं। पहले हैं विजिबल प्रिंट्स, इन्हें तो बस डायरेक्टली फोटोग्राफ कर लिया जाता है। इजी इनफ। दूसरे हैं प्लास्टिक प्रिंट्स, ये जैसे किसी सॉफ्ट सरफेस पर बनते हैं, जैसे मोम या साबुन। ओह। इन्हें फोटोग्राफ करने के लिए डिफरेंशियल लाइट का यूज होता है। और तीसरे? वो जो इनविजिबल होते हैं। हाँ, लेटेंट प्रिंट्स। ये सबसे कॉमन है, ये आंखों से दिखते नहीं। तो इनको कैसे दिखते हैं? इन्हें कार्बन पाउडर जैसे केमिकल से ट्रीट करके डेवलप किया जाता है और फिर फोटोग्राफ किया जाता है। वेट अ सेकंड, सिर्फ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स? व्हाट इफ दो लोगों की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो जाएं? ऐसा हो सकता है? That's an excellent question. देखो, probability of even 8 characteristics matching randomly ये astronomically low है। अच्छा। इसीलिए 8 को एक strong standard माना जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्पेशली इन कोर्ट। गॉट इट। और ये लेटेंट प्रिंट्स को लेटेंट क्यों कहते हैं? क्या वो सच में इनविजिबल होते हैं? Yes, basically. They are formed by the sweat and oil on the skin's ridges. वो नंगी आंखों से दिखते नहीं, इसीलिए उन्हें डेवलप करने के लिए पाउडर्स या केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। कूल। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सिंपल है, नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग आपके हाथों की स्किन के पैटर्न्स पर बेस्ड है। राइट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके जेनेटिक कोड पर बेस्ड है, जो आपके हर सेल में सेम होता है। डीएनए इज मच मोर डेफिनेटिव। सो अगर किसी क्रिमिनल ने ग्लव्स पहने हो तो क्या वो पकड़ा नहीं जा सकता? फिंगरप्रिंट से नहीं, बट वो पीछे कुछ और छोड़ सकता है, एक बाल, कोई स्किन सेल या फाइबर। दैट्स वेयर डीएनए एनालिसिस कम्स इन। एग्जैक्टली। और इसका यूज पैटर्नल डिस्प्यूट सॉल्व करने में भी होता है। ओ, जैसे इमिग्रेशन या रेप केसेस में। हाँ, रेप केसेस में विक्टिम के क्लोथ्स पर मिले सीमेन स्टेन से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, या फिर विक्टिम के नेल्स में फंसे क्रिमिनल के बाल से। रूट हेयर सेल से। वाओ। और ये पैटर्नल डिटर्मिनेशन टेस्ट कितना एक्यूरेट होता है? Virtually 100% accurate. डीएनए मतलब इट डजंट लाई। चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस करो बोलने की। विजिबल प्रिंट्स, प्लास्टिक प्रिंट्स एंड लेटेंट प्रिंट्स। सो इन शॉर्ट, जिंदा लोगों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सबसे रिलायबल तरीके हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड। अब सोचो, अगर किसी की सिर्फ डेड बॉडी या कुछ हड्डियां मिलती हैं तो उसकी पहचान कैसे होगी? ये सेक्शन उसी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल है? द फेमस सहानी तंदूर मर्डर केस, इंडिया में। राइट। That case was solved using DNA fingerprinting from the skeletal remains found in the tandoor. ये इसका एक बहुत ही पावरफुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तब क्लूज कहां से मिलते हैं? बॉडीली रिमेन्स, ब्लड स्टेन्स, बोन्स और सबसे इंपॉर्टेंट टीथ, इनसे आइडेंटिफिकेशन होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ब्लड स्टेन्स। इससे कैसे पता चलता है? स्टेप 1 है प्रेसिपिटेंट टेस्ट, ये कंफर्म करने के लिए कि ब्लड इंसान का है या जानवर का। इंटरेस्टिंग। ये एंटीसेरा क्या होता है? सोचो, एंटीसेरा एक डिटेक्टर है। अगर आपको ह्यूमन प्रोटीन डिटेक्ट करना है तो आपको एंटी ह्यूमन सेरा चाहिए जो सिर्फ ह्यूमन प्रोटीन से रिएक्ट करेगा। अच्छा, अ डिटेक्टर, मेक सेंस। रिंग टेस्ट या इम्यूनोडिफ्यूजन जैसी टेक्निक से ये कंफर्म होता है। और जब कंफर्म हो गया कि ब्लड इंसान का है, उसके बाद? स्टेप 2, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। इसके बाद ब्लड ग्रुप पता लगाया जाता है ताकि मिसिंग पर्सन्स के रिकॉर्ड से मैच किया जा सके। इसके लिए अब्जॉर्प्शन इनहिबिशन और अब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेक्निक्स यूज होती हैं। ठीक है, अब आते हैं बोन्स पर। अगर सिर्फ हड्डियां मिली हों तो? बोन से एज, सेक्स और स्टेचर यानी हाइट का पता लगाया जा सकता है। स्टेचर मतलब एग्जैक्ट हाइट। क्यों? क्योंकि मेल्स और फीमेल्स के लिए फॉर्मूला अलग है। जैसे फॉर मेल्स, स्टैचर इज इक्वल टू 2.238 टाइम्स द फीमेल लेंथ इन सेंटीमीटर प्लस 69.089। वाओ। और ये फॉर्मूला कितना एक्यूरेट है? It gives a very close estimation, usually within a few centimeters. The key is measuring the bone length accurately. इनक्रेडिबल। और अब टीथ, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी।
हिटलर वाला केस तो कमाल का है। तो क्या फॉरेंसिक साइंटिस्ट के पास सबके डेंटल रिकॉर्ड्स होते हैं? Not everyone's no. But if a person has ever visited a dentist, those records can become crucial evidence. बिल्कुल जैसे हिटलर के केस में हुआ। अगर किसी की बॉडी बिल्कुल ही डिकम्पोज हो गई हो, तब भी टीथ से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? Absolutely. टीथ का जो इनेमल होता है वो incredibly resilient है. It can survive for hundreds, even thousands of years. कमाल है। तो टीथ से एज कैसे पता चलती है? टीथ के घिसने यानी वेयर और उनके निकलने यानी इरप्शन के टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्ड मोलर के अलावा सारे परमानेंट दांत आ गए हैं तो पर्सन की एज एटलीस्ट 13 साल है। और हर किसी का डेंटल प्रोफाइल यूनिक होता है, राइट? एग्जैक्टली। टूटे हुए दांत, फिलिंग्स या ओवरलैपिंग टीथ एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं। फ्रैंकफर्ट मर्डर केस से ये भी पता चलता है कि फॉरेंसिक साइंस किसी बेगुनाह को बचा भी सकती है ना? बिल्कुल। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कन्विक्टिंग द गिल्टी, इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सोनरेटिंग द इनोसेंट। ये सच का एक टूल है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस टर्म, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। इन शॉर्ट, blood, bones and teeth tell a story, even when the person cannot. Chapter 06, Kinanthropometry. Broad micro theme, anthropometry of sports. So, what is kinanthropometry? Basically, ये anthropometry of sports है। हाँ, हम इसमें स्टडी करते हैं कि एक इंसान का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका साइज, शेप, बॉडी कॉम्पोजिशन, उसके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। Ever wondered why Olympic sprinters are almost always tall and lean, हाँ, while weightlifters are short and muscular? किनेथ्रोपोमेट्री के पास इसका जवाब है। इस टर्म को सबसे पहले बिल रॉस ने 1972 में यूज किया था। तो इसमें नेचर वर्सेस नेचर वाली बात आ जाती है। एग्जैक्टली। इसमें जेनेटिक्स यानी नेचर का बड़ा रोल है। शुक्ला इटाल ने 1992 में कहा था कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जेनेटिक एंडाउमेंट जरूरी है। मतलब जीन्स इंपॉर्टेंट है। द गोल इज टू सिलेक्ट फिट जीनोटाइप्स, ऐसे लोग जिनका बॉडी टाइप किसी पर्टिकुलर स्पॉट के लिए नेचुरली सूटेड हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं शॉर्ट हूं तो मैं कभी अच्छा स्प्रिंटर नहीं बन सकता? Not necessarily, but you would be at a physical disadvantage compared to a taller athlete. तुम्हें एक्सेप्शनल टेक्निक या पावर से कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और ये फिट जीनोटाइप सेलेक्ट करना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं लगता? It can be if misused. But in sports, it's about identifying natural aptitude. ये कहने के बारे में नहीं है कि एक जीनोटाइप बेटर है, बस ये कि वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बेटर सूटेड है, जैसे तेज दौड़ना। गॉट इट। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? फिजिक को हाइट वेट इंडेक्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे टॉल हेवी रेसलिंग के लिए, टॉल लाइट स्प्रिंटिंग जंपिंग के लिए, राइट, शॉर्ट हेवी वेटलिफ्टिंग के लिए और शॉर्ट मीडियम जिम्नास्टिक्स के लिए। और इसके पीछे का लॉजिक, वेटलिफ्टर्स का शॉर्ट होना इतना बड़ा एडवांटेज कैसे है? फिजिक्स है दोस्त, वर्क डन फॉर्स इनटू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस यानी हाइट कम है तो सेम वेट उठाने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा। सिंपल। ब्रिलियंट। और स्प्रिंटर्स जंपर्स क्या? लंबे हाथ पैर यानी लिम्स जरूरी है, पर बड़ा टोर्सो हवा का फ्रिक्शन बढ़ाता है जो एक ड्रैग फोर्स की तरह काम करता है। ओके। और स्विमर्स को फैट क्यों जरूरत है? मैंने तो सुना था एथलीट्स को लीन होना चाहिए। इट्स फॉर इंसुलेशन, स्पेशली ठंडे पानी में, और बॉयंसी के लिए भी, पर इट हैज टू बी अ थिन यूनिफॉर्म लेयर। बहुत ज्यादा फैट ड्रैग पैदा करेगा और उन्हें स्लो कर देगा। तो क्या टीम स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल या हॉकी में भी स्पेसिफिक बॉडी टाइप्स होते हैं? यस, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल प्लेयर्स में लेग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फीमर वर्सेस टिबिया लेंथ मैटर करती हैं। क्रिकेट या टेनिस में हैंड और आर्म कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। Let's practice saying the main idea. Kinanthropometry helps in selecting players with better potential. In short, the right body design for the right sport can be a game changer. अब हम बॉडी टाइप से आगे बढ़कर जीन्स और इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। हाँ, because it's not just about the body, it's also about what's inside and what you use. इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? बिल्कुल। झारखंड के छोटा नागपुर एरिया के जूनियर हॉकी प्लेयर्स नेशनल चैंपियंस बन गए। Really? कैसे? जब डॉक्टर सचिंद्र नारायण ने उनके बॉडी टाइप के हिसाब से हॉकी स्टिक्स को रीडिजाइन किया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अमेजिंग। तो अब हम और डीपर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। यस, एक है मैच्योरिटी लेवल। स्पोर्ट्स पर्सन्स को इवन मैच्योर वाला होना चाहिए, मतलब उनकी बायोलॉजिकल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर हो। ये इवन मैच्योरिटी का क्या मतलब है? फास्ट मैच्योर होना अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में अच्छा लग सकता है क्योंकि वो अपनी एज के बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट दे माइट पीक अर्ली एंड स्टॉप डेवलपिंग। जबकि इवन मैच्योर्स का डेवलपमेंट कर्व लंबा और स्टेबल होता है। आई सी। और अब आते हैं जीन्स पर। हाँ, जीन्स एंड एंथ्रोपोमेट्री। अब डीप सीटेड मसल्स और जीन्स को भी एनालाइज किया जा सकता है। जैसे स्प्रिंट जीन। यस, जीन फॉर स्प्रिंटिंग यानी शॉर्ट डिस्टेंस है ACTN3। ये एक प्रोटीन बनाता है जो फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स को एनर्जी देता है। स्प्रिंटर्स में अक्सर इसकी 2 कॉपीज होती हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए? उसके लिए है ACTN2। ये एक प्रोटीन बनाता है जो मसल्स में लैक्टिक एसिड लेवल्स को कम रखता है। लैक्टिक एसिड क्या चीज है और इससे थकान क्यों होती है? जब आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स एनर्जी के लिए ऑक्सीजन के बिना काम करते हैं। इसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। अच्छा। और ये मसल्स में जलन यानी बर्निंग सेंसेशन और थकान पैदा करता है। So ACTN3 and ACTN2 genes, क्या हम इनका टेस्ट करवा सकते हैं? Yes, genetic testing for these is possible. It can give an indication of your natural athletic predisposition, पर ये सक्सेस की गारंटी नहीं है।
हार्ड वर्क इज स्टिल की। अगर किसी में ACTN3 और ACTN2 दोनों ना हो, सब में ये जीन्स होते हैं बट उनके डिफरेंट वर्जन्स यानी एलील्स होते हैं। कुछ वर्जन्स स्प्रिंटिंग के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, कुछ एंड्योरेंस के लिए। मोस्ट पीपल हैव अ मिक्स। ठीक है। अब आते हैं इक्विपमेंट पर। छोटा नागपुर वाला एग्जांपल ब्रिलियंट है। तो क्या हर कंट्री को अपने एथलीट्स के लिए इक्विपमेंट रिडिजाइन करना चाहिए? Ideally, yes. Equipment should be tailored to the anthropometry of the user for optimal performance. One size doesn't fit all. जैसे सौरा पहाड़िया ट्राइब के लिए नेशनल स्टैंडर्ड आर्चरी इक्विपमेंट अजीब था। उनके लिए रीडिजाइन करने के बाद they excelled. Practice saying the gene names. ACTN3 for sprinters, ACTN2 for long distance runners. In short, from your DNA to your hockey stick, every detail matters in achieving peak performance. Chapter 07, Nutrition, Malnutrition and Assessment of Malnutrition. Broad micro theme, the fuel for the human body. अब बात करते हैं हमारी बॉडी के फ्यूल की। न्यूट्रिएंट्स वो चीजें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। और प्रोटीन एनर्जी malnutrition या PEM तब होता है जब हमें सफिशिएंट एनर्जी यानी कैलोरीज और प्रोटीन नहीं मिलता। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? एक बच्चा जो ठीक से खाता पीता नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो, कम एनर्जेटिक और चिड़चिड़ा हो जाता है। ये माइल्ड टू मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन का साइन है जो आगे चलकर मरासमस या क्वाशियोरकर बन सकता है। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स के मेन क्लासेस क्या हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। प्रोटीन टिश्यू सिंथेसिस के लिए जरूरी है। कार्ब्स हमारी 50% से ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। और कार्ब्स की डेफिशिएंसी से कीटोसिस होता है। ये क्या है? When the body doesn't get enough carbs for energy, it starts burning fat instead. इस प्रोसेस में कीटोन्स बनते हैं। ब्लड में कीटोन्स का बिल्डअप ही कीटोसिस है, जो सिवियर केसेस में टॉक्सिक हो सकता है। गॉट इट। अब आते हैं PM के टाइप्स पर। मरासमस और क्वाशियोरकर दोनों ही डेंजरस हैं, पर इनमें मेन विजुअल डिफरेंस क्या है? The easiest way to remember is marasmus is severe wasting. बच्चा एक skeleton जैसा दिखता है, skin and bones. ओके, कंप्लीट स्टार्वेशन। Yes, deficiency of all nutrients. Body weight 60% से भी कम हो जाता है। फैट और मसल का severe loss होता है। और इसका बेस्ट इंडिकेटर? Mid-arm circumference. ओके, और क्वाशियोरकर? क्वेशियोरकर is characterized by edema यानी swelling. इसमें प्राइमरीली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, पर कार्बोहाइड्रेट इंटेक हाई हो सकता है। तो बच्चा पफी या सूझा हुआ दिख सकता है। एग्जैक्टली। स्वेलिंग लेग्स और फेस से शुरू होती है। चाइल्ड लिथार्जिक और एपेथेटिक होता है। और क्वाशियोरकर में बाल रेडिश ब्राउन क्यों हो जाते हैं? हेयर पिगमेंट यानी मेलानिन को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। जब सिवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी पिगमेंट आराम से नहीं बना पाती, जिससे हेयर कलर और टेक्सचर चेंज हो जाता है। टेक्स्ट में लिखा है कि क्वाशियोरकर यूजुअली तब होता है जब नया भाई या बहन पैदा होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज द ओल्डर चाइल्ड इज ऑफन अब्रप्टली वीन्ड फ्रॉम प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क। और उसे हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन डाइट पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे पॉरेज या राइस वाटर। एकदम सही। और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इतना अच्छा इंडिकेटर क्यों है मरासमस का? बिकॉज इट डायरेक्टली मेजर्स द बॉडीज रिजर्व्स, मसल एंड सबक्यूटेनियस फैट। जब ये डिप्लीट होते हैं तो सर्कमफ्रेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। इट्स अ सिंपल, क्विक एंड इफेक्टिव मेजरमेंट। Pause and practice the names marasmus and kwashiorkor. In short, marasmus is overall starvation, while kwashiorkor is protein starvation, often with deceptive swelling. अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स और विटामिन्स। हाँ, ये कम क्वांटिटी में चाहिए, बट इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं। और हम ये भी देखेंगे कि मैल न्यूट्रिशन को मेजर कैसे किया जाता है। इसका कोई पॉलिसी लेवल एग्जांपल? यस, जुलाई 2016 में केरला गवर्नमेंट ने जंक फूड जैसे बर्गर्स और पिज्जाज पर 14.5% का फैट टैक्स लगाया था। ओह वाओ। ये ओबेसिटी, जो एक तरह का मैल न्यूट्रिशन ही है, उससे लड़ने का एक रियल वर्ल्ड पॉलिसी एग्जाम्पल है। इंटरेस्टिंग। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? मिनरल्स में आयोडाइन, जिसकी कमी से गोइटर होता है। आयरन से एनीमिया। कैल्शियम, फ्लोरीन। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, ये क्या बीमारी है? गोइटर इज द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक। थायराइड को हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। जब उसे इनफ आयोडीन नहीं मिलता तो वो ओवरटाइम वर्क करती है और स्वेल हो जाती है। राइट। और मैल न्यूट्रिशन को असेस कैसे करते हैं? यूजिंग न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री। यस, इट्स द एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका अजम्पशन है कि वेल फेड चिल्ड्रन का ग्रोथ पोटेंशियल सिमिलर होता है रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी। और चिल्ड्रन के लिए इंडिसेस क्या है? वेस्टिंग, स्टंटिंग। हाँ, वेस्टिंग और स्टंटिंग में क्या फर्क है? दोनों ही अंडर न्यूट्रिशन है। आई एम गेसिंग वेस्टिंग रीसेंट है और स्टंटिंग लॉन्ग टर्म। Perfect. Think of it this way. Wasting is a recent and severe weight loss. It's about being too thin for your height. Stunting is a failure to grow in height over a long period. It's about being too short for your age. राइट। और एक है अंडर वेट लो वेट फॉर एज, जो इन दोनों का कॉम्पोजिट मेजर है। एक और मेथड है मिड आर्म सर्कमफेरेंस, राइट? ये 1-5 साल के बच्चों में एज इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? इट्स अ फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल फैक्ट। उस एज रेंज में जैसे बच्चे का मसल मास बढ़ता है, बेबी फैट लगभग उसी रेट से कम होता है। तो टोटल सर्कमफरेंस सरप्राइजिंगली स्टेबल रहता है। एग्जैक्टली। अगर 12.5 सेंटीमीटर से कम है तो इट मीन्स सिवियर अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है। अब अडल्ट्स का असेसमेंट, BMI तो पता है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। राइट। BMI से तो पता चल जाता है कि कोई ओवरवेट है या नहीं। फिर वेस्ट हिप रेशो की क्या जरूरत है? Because where you store your fat matters more. अच्छा। Fat around your abdomen यानी apple shape heart disease और diabetes के लिए बहुत ज्यादा dangerous है as compared to fat on your hips and thighs यानी pear shape. WHR हमें यही बताता है। और केरला के फैट टैक्स के कॉन्स में लिखा है penalizes the poor.
इसका क्या मतलब है? It means that often unhealthy, high-calorie fast food low-income families के लिए सबसे cheap और सबसे accessible option होता है, तो टैक्स उनके लिए इस फूड को और महंगा बना देता है। बिना उन्हें affordable, healthy alternatives provide किए. चलो प्रैक्टिस द 3 indices: वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड अंडरवेट। In short, micronutrients are vital in small doses, and tools like BMI and WHR help us assess our nutritional status from childhood to adulthood. Chapter 08: Medical Anthropology. Broad micro-theme, traditional wisdom and modern science. Here's where it gets really interesting. Medical anthropology is the study of how different cultures understand and treat illness. हम इसमें स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज के एथनोमेडिसिन्स यानी ट्रेडिशनल नुस्खों पर फोकस करेंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं। आपने घर में जुकाम होने पर तुलसी का काढ़ा या चोट लगने पर हल्दी का लेप लगाते हुए देखा होगा। हाँ बिल्कुल। ये मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही एक छोटा सा कॉमन एग्जाम्पल है, प्रिमिटिव पीपल को मेडिसिनल प्लांट्स की डीप नॉलेज थी और ये नॉलेज मेडिसिन मैन के पास होती थी। राइट। WHO के स्टैट्स कहते हैं कि 60% ऑफ पीपल इन नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इसमें एनिमल पार्ट्स का भी यूज होता है। हाँ, जैसे दिमासा ट्राइब टेरेस्ट्रियल स्नेल्स को जॉन्डिस के लिए यूज करती है। स्नेल्स फॉर जॉन्डिस? इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? इट्स पॉसिबल। मेनी ट्रेडिशनल रेमेडीज कंटेन एक्टिव बायोकेमिकल कंपाउंड्स। एथनोबॉटनी इसी को स्टडी करती है, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें मॉडर्न मेडिसिन में डेवलप किया जा सकता है। और राइनो हॉर्न, उसे पोटेंट ड्रग क्यों माना जाता है? Scientifically, there's no evidence it works. Rhino horn तो केराटिन होता है, जैसे हमारे बाल और नाखून. The belief is rooted in cultural symbolism. But this belief drives illegal poaching. Sadly, yes. अगर ये नॉलेज इतना वैल्यूएबल है तो ये खत्म क्यों हो रहा है? 3 मेन रीजंस। पहला, यंगर जनरेशंस इसे सीख नहीं रही हैं। दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन एक्सेसिबल हो रही है। और तीसरा, डिफॉरेस्टेशन से वो प्लांट्स ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एक क्वेश्चन, आयुर्वेदा और ट्राइबल मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? आयुर्वेदा एक कॉडिफाइड क्लासिकल सिस्टम है, एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं, फॉर्मल स्कूल्स हैं। ट्राइबल एथनो मेडिसिन टिपिकली एक ओरल ट्रेडिशन है जो कम्युनिटी के अंदर पास डाउन होती है और उनके लोकल एनवायरनमेंट से डीपली कनेक्टेड है। तो क्या हम सबको अब मॉडर्न मेडिसिन छोड़कर इन्हीं नुस्खों पर डिपेंड करना चाहिए? नॉट एट ऑल। द आइडिया इज इंटीग्रेशन, नॉट रिप्लेसमेंट। हम इन रेमेडीज को साइंटिफिकली वैलिडेट करें और नॉलेज को कंजर्व करें। मेनी मॉडर्न ड्रग्स जैसे एस्पिरिन जो विलोबाग से आई थी वो ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही ओरिजिनेट हुई। करेक्ट। प्रैक्टिस सेइंग द टर्म ethnomedicine. In short, tribal communities are living libraries of medical knowledge that we must protect. अब हम इंडिया के अलग-अलग ट्राइब्स के कुछ स्पेसिफिक और माइंड ब्लोइंग रेमेडीज देखेंगे। हाँ, it's like a rapid fire tour of India's secret pharmacy. Okay, let's go. For instance, the pitcher plant, जिसे खासी और गारो ट्राइब्स यूज करते हैं, उसके पिचर के अंदर का फ्लूइड डायबिटीज, यूरिन प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि कैटरैक्ट के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। वाओ। और सिक्किम में लेप्चा और भूटिया ट्राइब्स जिनसिंग रूट को सेक्सुअल इम्पोटेंसी के लिए और डायोस्कोरिया रूट को फैमिली प्लानिंग या अबॉर्शन के लिए यूज करते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए प्लांट डायोस्कोरिया ये सच में काम करता है? Yes, in fact, the wild yam यानी डायोस्कोरिया was the original source material for synthesizing hormones. Hormones for The very first birth control pills. It's a classic example of traditional knowledge leading to a global medical revolution. unbelievable. और कोई अजीब रेमेडी? चकमा ट्राइब का एक यूनिक रेमेडी है फॉर हार्ट ट्रबल। उसमें एक हॉट आयरन को एक प्लांट बेस्ड मिक्सचर में डिप किया जाता है। हॉट आयरन? उसका क्या रीजन हो सकता है? इट कुड बी 2 थिंग्स। एक, ये प्योरली रिचुअलिस्टिक हो सकता है, हीलिंग में एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऐड करने के लिए। दूसरा पॉसिबल है कि इंटेंस हीट से प्लांट पेस्ट में कोई केमिकल रिएक्शन होता हो। तो इतना सारा नॉलेज है तो क्या कंपनीज आकर इन ट्राइब से ये नॉलेज ले जाती हैं? दिस इज अ मेजर एथिकल इशू। इसे बायोप्रोस्पेक्टिंग या कभी-कभी बायोपायरेसी कहते हैं। तो इसके लिए कोई रूल्स हैं? हाँ, अब इंटरनेशनल लॉज हैं टू एंश्योर कि अगर कोई कंपनी ट्रेडिशनल नॉलेज पर बेस्ड ड्रग डेवलप करती है तो बेनिफिट्स को इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ फेयरली शेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स? सेंट्रल इंडिया में बिल ट्राइब एस्पेरागस रेसिमोसिस यानी सतावर को मिल्क एंड स्पर्म फॉर्मेशन के लिए यूज करती है। गलफुली रूट्स को मंथली कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जाता है। मल्टीपल ट्राइब्स गुआवा लीव्स लीज कर रही हैं स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए। इससे क्या पता चलता है? इसकी एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज को कंफर्म भी किया है। और इसका कमर्शियलाइजेशन भी हुआ है। Yes, Munzini, a drug for tuberculosis, is being commercially produced by Dabur based on this knowledge. Try to remember one amazing example जैसे pitcher plant for diabetes. In short, वहाँ, from contraceptives to cancer treatments, India's tribal communities are guardians of a priceless medicinal heritage. Wow, what a journey. हमने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अलग-अलग रंग देखे। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। जरूर। हमने शुरू किया पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से। वहाँ हमने देखा कि फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, बोन्स और टीथ से कैसे मिस्ट्रीज सॉल्व होती हैं। फिर हम किनेंथ्रोपोमेट्री की दुनिया में गए ये समझने के लिए कि एक एथलीट का बॉडी स्ट्रक्चर और उसके जीन्स उसकी परफॉर्मेंस के लिए कितने मायने रखते हैं। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन को समझा, मरासमस और क्वाशियोरकोर जैसे क्रिटिकल इश्यूज देखे और बीएमआई जैसे असेसमेंट टूल्स के बारे में जाना। और एंड में हमने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के जरिए ट्राइब्स के ट्रेडिशनल ज्ञान के खजाने को एक्सप्लोर किया। अब आपकी बारी। थोड़ा सोच लो और इन सवालों के जवाब दो। रेडी? रेडी। 1. अगर आपको एक क्राइम सीन पर एक इनविजिबल फिंगरप्रिंट मिलता है तो आप उसे क्या कहोगे और उसे डेवलप करने के लिए क्या यूज करोगे? 2. अपने फेवरेट क्रिकेटर या फुटबॉल प्लेयर के बारे में सोचो। उनका फिजिक किनेंथ्रोपोमेट्री के किस क्लासिफिकेशन में फिट होता है? 3. मरासमस और क्वाशियोरकोर के बीच का सबसे बड़ा विजुअल डिफरेंस एक सेंटेंस में बताओ। 4. आपके घर में इस्तेमाल होने वाला एक घरेलू नुस्खा क्या है?
ये मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी इन एक्शन है। 5. स्प्रिंट जीन का साइंटिफिक नाम क्या है? एंड 6. केरला के फैट टैक्स का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताओ। गुड लक। आपका चैलेंज ये है, इनमें से कोई एक टॉपिक चुनो। लेट्स से फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, और उस पर एक 2 मिनट की एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन तैयार करके अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को सुनाओ। देखते हैं आप कितना याद रख पाए। और अगर आपको ये नॉलेज का पावर पैक्ड डोज पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।